नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और ये वक्त हो गया है खबर दमदार का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। चलिए खबरों की शुरुआत करते। सबसे पहले बात करते हैं डेंगू को लेकर एक्शन में है सीएम योगी। डेंगू के रोकथाम के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से गोरखपुर मंडल के जिलों की रिपोर्ट तलब की है। डेंगू मरीजों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नगर निगम को सफाई और फॉगिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो डेंगू मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को सफाई और फॉगिंग के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि फॉगिंग को लेकर भी प्रशासन कहता है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं। किन किन जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है डेंगू मरीजों के बेहतर इलाज के लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब गोरखपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर मंडल को लेकर आदि समीक्षा बैठक गोरखनाथ मंदिर में की और इसमें सबसे पहले उन्होंने जो डेंगू के मामले हैं उसको लेकर गंभीर चिंता जताई और स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिया कि जो भी जांच हो रहा है वो जांच जल्द से जल्द हो, एलाइजा रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, जिससे रोगियों का बेहतर इलाज किया जा सके। और इस समय पूर्वांचल में तेजी से वायरल फीवर का भी प्रकोप है, उसके भी रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ये विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी तैयारियां पूरी रखें, क्योंकि सिर्फ गोरखपुर ही मंडल नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार के भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पे आते हैं, तो उनका भी इलाज यहाँ पे हो सके। इसी के साथ नगर निगम को दिशा निर्देश दिया गया है कि जो फॉगिंग है, साफ सफाई है, उसकी व्यवस्था वो बेहतर रखे। नगर निगम की टीम के द्वारा ये बताया गया है कि पहले जो साइकिल के द्वारा फॉगिंग की जाती थी, अब उनको बड़ी गाड़ियों पे उस मशीनों को शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो 1 घंटे के अंदर फॉगिंग रुक जाती थी अब वो 4 से 5 घंटे तक हो रही है। और साथ ही जो बड़ी गाड़ियां हैं उस पे पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि अब धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है, तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर बिल्कुल राम गोपाल, और सतर्कता बहुत जरूरी है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने को कहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हां, सीएम ने खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर एक बैठक की है। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में ये बैठक हुई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करें, सीएम ने यह भी कहा है, क्योंकि खिचड़ी के मेले में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं और दिसंबर से ही खिचड़ी मेले की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसका निरीक्षण भी करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ने खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की है और गोरखनाथ मंदिर परिसर में यह बैठक हुई है। श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर व्यवस्था करने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं और ये 1 महीने का मेला जो है वो लगता है गोरखनाथ मंदिर में। तो जो श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में आते, दर्शन पूजन करते हैं, मेले में पहुंचते हैं, तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये अहम बैठक की है। और बैठक में साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि खिचड़ी के मेले में जो तैयारियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से पुख्ता होना चाहिए। खबर बरेली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पिछड़े मुस्लिमों के हितों का काम कर रही है। पिछड़े मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम के हिसाब से काम कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अब तक बांटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को जोड़ने का काम किया है। सभी नागरिकों को सम्मान अधिकार देने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी अपना, आपको बता दें, सहयोग किया है। और वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार मुसलमान के साथ है, देश का मुसलमान भी सरकार के साथ है। सरकार ने प्रयास किया है, उसी प्रयास को में बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ एकत्र आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मंत्री जी, क्या अब आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि मुस्लिमों को टिकट भी मिलेंगे?
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। मदरसों, अगर हम मदरसों की बात करें तो मदरसों को लेकर भ्रांतियां लगातार आ रही हैं, तो क्या स्टैंड है सरकार का और क्या मकसद है? बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए मदरसा शिक्षा में बहुत परिवर्तन किया गया है। अब हम इनको NCERT की किताबें देने का काम कर रहे हैं। अब मात्र ये मौलवी ही नहीं, ये IAS और IPS और इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे गरीब मुसलमान। देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। जब वो सत्ता में आए, सरकार में आए, जब पावर में आए, उन्होंने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए और खासतौर पे हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब मुस्लिम नौजवान उनसे पूछता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हमारे भलाई के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आज योगी सरकार चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे हमारी बहनों को अच्छी व्यवस्था से जोड़ने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के दौरे पर आए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि पिछले उपचुनाव में समाजवादी गढ़ को बीजेपी ढहा चुकी है और अब मैनपुरी में भी बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और आपने देखा जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली है उस दिन से प्रदेश के हित में, जनता के हित में लगातार वो एक समर्पण भाव से काम करते आए और बीजेपी प्रारंभ से ही एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती। इसलिए हमारे लिए तो हर वक्त चुनाव के हम तैयार रहते हैं। कोई चुनाव कभी भी हो हम तैयार हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और डिम्पल यादव को मैदान में उतार दिया गया है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो डिम्पल यादव को हरा सकता है? आजमगढ़ और रामपुर भी सपा का गढ़ माना जाता था। अभी दोनों जगह पर उपचुनाव हुआ। क्या हुआ दोनों जगह? जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही उसका कल्याण होता आया है और होता रहेगा। इसलिए जनता बीजेपी के प्रति मन बना चुकी है, चाहे मैनपुरी हो और चाहे रामपुर हो, दोनों जगह हम जीतेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी क्या तरह के नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है, तो क्या प्लानिंग है? ग्रामीण जो सरकारें हैं, नगर पंचायत में चुनाव होंगे, जिले चुनाव होंगे, उसके लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जो भी लोकल बॉडीज का चुनाव है वो पूरी तरीके से हम उसके लिए तैयार हैं और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से पहले भी बड़े पैमाने पर हमने मेयर का पद जीता था और इस बार भी जीतेंगे। और खतौली उपचुनाव से बड़ी खबर मिल रही है। आरएलडी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मदन भैया को आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया होंगे। 5 दिसंबर को यूपी में उपचुनाव होना है। खतौली, रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अब जो है तमाम पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। इसी बीच मदन भैया को आरएलडी ने उम्मीदवार बनाया है। तो 5 दिसंबर को यूपी में उपचुनाव होना है और उससे पहले खतौली, रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव काफी अहम मानी जा रही है। और अब तो एसपी आरएलडी की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने गन्ने का भाव उपचुनाव से पहले ही घोषित किए जाने की मांग की है। जयंत चौधरी ने मंच से पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस का भी निमंत्रण दिया है और जयंत चौधरी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में खतौली में जो गलती हुई थी उसे सुधारने का मौका मिला है।
में और उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे, दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना, खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है कि मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित हुआ। जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर चलेंगे। सवाल में माना गया गौरव की मां भी चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, क्या कहेंगे? ये उनका फैसला है, इसमें कोई रोक नहीं होती। क्यों चुनाव लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए, कौन लड़ सकता है, ये तो आखिरकार जनता ही मानक तय करेगी ना। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव कल अपना नामांकन करेंगी। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बताया कि पार्टी के उम्मीदवार सादगी से ही नामांकन करने पहुंचेंगे। पार्टी के अंदर नाराजगी के सवाल पर बताया गया कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। मैनपुरी सीट से उम्मीदवार हैं डिंपल यादव और कल नामांकन करेंगी डिंपल यादव। उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। क्या रणनीति है, कैसे इसको देखने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातें। सर, इलेक्शंस की डेट भी डिक्लेयर हो गई, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? एक बड़े कठिन समय में मैं समझता हूँ हम लोगों को चुनाव में जाना पड़ा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था आदरणीय नेताजी के जाने का और बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस हुआ, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और मैनपुरी की जो जनता है वो हमेशा समाजवादी विचारों को, समाजवादी पार्टी को, आदरणीय नेताजी के लिए हमेशा समर्पित रही और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में भी बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। सर, कल नामांकन को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल सादगी से नामांकन प्रक्रिया होगी जिस तरह होती है और सभी लोगों से मिलना जुलना भी वहाँ कार्यालय पर और मैनपुरी में रहेगा। सारे पुराने नेताजी के साथ ही सभी पुराने लोग, वो सब लोग मौजूद रहेंगे नामांकन के समय और बहुत सादगी से कार्यक्रम किया। कोई इसमें शोर शराबा या किसी इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है। सर, 5 विधानसभाएं हैं, उस पे 3 पे आप लोगों का कब्जा है। क्या लगता है उन बाकी वोटर्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, अगर फिगर्स की हम लोग बात करें तो ये बात सही है कि 5 में से 3 विधानसभा हम लोग जीते हैं, लेकिन जो 2 विधानसभा हारे उनमें मार्जिन एक विधानसभा में 3600 वोट का और एक विधानसभा 5000 वोट का था। और जो पूरा समीकरण जो है लोकसभा का, आज भी अगर आप सारे वोट्स को एड ऑन करेंगे तो एक बड़ी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है। और 89 से लेकर लगातार तमाम चुनाव मैनपुरी में मैं समझता हूँ 11-12 चुनाव तब से हुए लोकसभा के और कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए। वो दौर भी देखा मैनपुरी जब कांग्रेस की लहर हुआ करती थी, बीजेपी की लहर को लगातार पार्टी ने झेला मैनपुरी में। उसके बाद भी कभी समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जो किला है, उसको कोई हिला नहीं पाया। और इस बार जहां लोगों में सहानुभूति है, लोगों में उदासी इस बात को लेकर है, नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ तक कि जो दूसरी पार्टी का वोटर है, जो समाजवादी पार्टी वोट नहीं करता था, उसके मन में भी इस बात को लेकर दुख है कि उसकी पहचान जो थी वो आदरणीय नेताजी से थी। तो इस चुनाव में श्रद्धांजलि के रूप में मैं समझता हूँ हर वर्ग और बिरादरी का व्यक्ति। बीएसपी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, मगर दिल्ली और यूपी नगर निकाय का चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। हमारे साथ हैं बसपा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। अशोक सिद्धार्थ जी, दिल्ली में नगर निकाय चुनाव की पहली लिस्ट आप जारी कर चुके हैं, प्रत्याशियों की क्या उम्मीद है? यहाँ पे बसपा किस स्तर से चुनाव लड़ने वाली है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही। परम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों में के आदेशानुसार हम लोग दिल्ली के एमसीडी के चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हम पहली लिस्ट जारी कर दी। फाइनल लिस्ट आज हम लोग श्री सीपी सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी और हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर मौजूद हैं सतीश चौधरी जी, सब लोगों के देख रेख में आज शाम तक जारी हो जाएगी। और बीएसपी इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ बैलेंस ऑफ पावर करो। फिरोजाबाद पहुंचे सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में यादव परिवार आपस में ही लड़ रहा है। जनता के मुद्दे भूलकर कुनबे में आपसी खींचतान जारी है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। रमाकांत कश्यप को मैनपुरी उपचुनाव में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आपके खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर में रमेश प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है। हम लोगों ने प्रत्याशी बनाकर वहां अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। नामिनेशन की प्रक्रिया परसों पूरी हो जाएगी, हमारे प्रत्याशी नामिनेशन कर देंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक युवक रास्ते से गुजर रहा था कि तभी दूसरी मंजिल से एक मिट्टी का भरा हुआ कट्टा उसके ऊपर गिर गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। उन्नाव में युवती की मौत का खुलासा हुआ है। खुलासे में चौंकाने वाली बात भी सामने निकल कर आई है। अधिक ब्लीडिंग के कारण युवती की मौत हुई है। प्रेमी ने शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज ली थी और ओवरडोज के बाद प्रेमी ने संबंध बनाए थे। ब्लीडिंग होने पर युवती को छोड़कर प्रेमी भाग गया था। हुसैन नगर गांव में 10 नवंबर को ये पूरी घटना घटी थी और अब ये बात और ये खुलासा हुआ है कि ओवरडोज के बाद प्रेमी ने संबंध बनाए थे और ब्लीडिंग होने पर युवती को छोड़कर ये प्रेमी भाग गया था। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है और हर साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसको फिर हमारे द्वारा ट्रेस किया गया सर्विलांस के माध्यम से, मोबाइल डिटेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। तो हमें उस युवक के बारे में पता चला। ये युवक जो है वो रामबरन और राज गौतम है, जो कि रावतपुर का रहने वाला, थाना माकी अंतर्गत। इसका नाम प्रकाश में आया और फिर इसके सर्विलांस के माध्यम से कनेक्ट भी हुआ कि ये वहाँ पे गया था और चूंकि पूर्व से परिचित था तो इसको इजीली एक्सेस वहाँ मिल गया था, तो उसी का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। पीलीभीत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथ से सड़क उखाड़ने के वीडियो का डीएम ने संज्ञान लिया है। तो जांच के लिए अब 2 सदस्यीय टीम बना दी गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जेई मुनीर खान और आलोक वर्मा के खिलाफ ये पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का हुआ है। दरअसल हाथ से सड़क उखाड़ने का ये वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो के आधार पर डीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और अब जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम जो है वो बना दी गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। जेई मुनीर खान और आलोक वर्मा के खिलाफ पत्र लिखा गया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी हैं।